हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो या फिर जेई के, आप दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसमें हम आज की जो क्लास है, जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम देखेंगे मोलरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम परसेंटेज कंसंट्रेशन देखेंगे, ठीक है, जिसके बारे में जैसे हम वेट बाय वेट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या पीपीएम या पीपीबी, इनके बारे में पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की जो क्लास होगी इसमें हम बात करते हैं मोलरिटी, मोलैलिटी एंड स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। लेकिन इनके बारे में डिस्कस करने से पहले हम सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्या लिखा है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें किसी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले हम सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है कि मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज सॉल्यूट, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉल्यूट होता है वो लेसर अमाउंट में होता है। क्या होता है? लेसर अमाउंट, लेसर इन अमाउंट, यानी दोनों को मिक्स कर दिया। लेकिन जो सॉल्यूशन बना है इसमें जो कम मात्रा में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो ये क्या होता है? हाइयर इन क्वांटिटी या अमाउंट, हाइयर इन अमाउंट। अब आपको पता चल गया होगा, अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें, किसी सॉल्यूशन का मास निकालना हो तो उसका मास क्या होगा? तो हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आपके हिसाब से? तो भाई सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है उनका सबका मास ऐड कर दें तो उसका मास हमारे पास में आ जाएगा सॉल्यूशन का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इन दोनों के मास को अगर हम ऐड कर दें तो हमें सॉल्यूशन का मास मिल जाता है। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम मोलरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैंने कुछ लाइंस लिख रखी है, इनको मैं आपको इजी वे में समझा देता हूं। चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में एक दो चीज मैंने नहीं बताई थी। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? एक आया था होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जो सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में मिलाता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अराउंड द सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को मिलाया है, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया तो उसका चारों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। या फिर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो सॉल्यूशन में ये बात कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये देखो सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं होगा, ये सॉल्यूट होगा। ये क्या होगा? सॉल्यूट। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे एक हमने यहाँ पे कोई बीकर लिया और उसमें वाटर प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें हमने बाहर से क्या मिलाई है? शुगर मिलाई है सपोज, ठीक है, शुगर मिलाई इसमें, ठीक है। तो ये जो शुगर मिलाने के बाद में आपको पता चलेगा कि इस पूरे वाटर में, या जो सॉल्यूशन बन गया है इसमें, हर जगह पे आप कहीं पे भी इसका जो, अगर शुगर को आप चेक करोगे, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा।
पूरे में किसी भी पार्ट को उठा लो, यहाँ पे उठा लो, तो यहाँ पे भी आपको इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन जो मिलेगा वो का वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सोल्यूट का, ठीक है। अब यहीं पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये वाटर ले रखा हमने और इसमें हमने बाहर से मिट्टी मिला दी, ठीक है। जब हम इसमें मिट्टी मिलाएंगे तो होगा क्या, देखो वाटर आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट है। पहले स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि जो मिट्टी है वो आपकी पूरे में घुल रखी है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, लेकिन कुछ टाइम बाद में आपको क्या पता चलेगा, जो मिट्टी है वो कहाँ पे जमा हो जाएगी, नीचे की साइड में यहाँ पे जमा हो जाएगी। अब देखना क्या यहाँ पे मिट्टी का जो कंपोजिशन है वही यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे नहीं है, यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन नीचे की तरफ मिट्टी का कंपोजिशन ज्यादा है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है मिट्टी का, किसमें, इस वाटर में। या फिर ऐसा बोल सकते हैं मिट्टी यहाँ पे सोल्यूट का काम कर रही है, तो सोल्यूट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या आपका सोल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन एक्चुअल में होती क्या है, तो जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्चुअल में सोल्यूट की अमाउंट को बताती है किसी भी सॉल्यूशन में, है ना। तो देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, जैसे हमने वाटर लिया एक बीकर में, ठीक है, और उसमें हमने थोड़ी सी चीनी डालाई, बाहर से चीनी मिलाई, ठीक है, उसको घोल दिया। अभी कुछ न कुछ इस सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन बना है इसमें कुछ न कुछ जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन है, फिर हमने क्या किया, उसमें शुगर और मिलाई, धीरे धीरे मिलाते गए। तो इसके साथ साथ में होता क्या है, जो चीनी है या शुगर है वो उस वाटर में उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, दैट मीन्स जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम, ये जिसके द्वारा हमें बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अब देखो कुछ टर्म्स होती है ऐसी जो हमें इस कंसंट्रेशन के बारे में बताती है, जैसे आज की क्लास में मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोलरिटी हो गई या फिर स्ट्रेंथ हो गई, ये सभी क्या बताती है, हमें कंसंट्रेशन के बारे में बताती है किसी भी सोल्यूट की किसी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो टर्म्स होती है इनको हम कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरी हमने लिख रखी है कंसंट्रेशन टर्म, दोस टर्म विच डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में जो टर्म्स हमें बताती हैं उन्हें हम कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। इसमें आज की क्लास में हमने क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी, मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें हम पार्ट्स पर मिलियन हो गया, या फिर परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और परसेंटेज कंसंट्रेशन में क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब की सब क्या है, आपके पास में कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन टर्म आर डिफाइंड फॉर होमोजेनियस मिक्सचर ओनली। अब देखो जो कंसंट्रेशन टर्म है वो ओनली होमोजेनियस मिक्सचर के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, और होमोजेनियस मिक्सचर ही तो सॉल्यूशन होता है। अगर कहीं पे होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है दैट मींस सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। मोलरिटी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलरिटी क्या होती है। तो मोलरिटी के बारे में मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे एक लाइन, इसको देखते हैं सबसे पहले। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख रखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए, कंप्लीटली डिसॉल्व हुए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखना जो मोलरिटी होता है इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट M लिख रहा हूं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये पूरा लिखना है, लीटर में होना चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। जो वॉल्यूम सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो लीटर में होनी चाहिए, ml में नहीं होनी चाहिए। अगर ml में आपके पास में आ गई तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला और लिख लो। दूसरा क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V, चलो वॉल्यूम पूरा लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो अगर ml में है, मिलीलीटर में है, तो ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना होता है
तो 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर इसके नीचे 1000 लगाएंगे तो वो नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर जा जाएगा। डेट मीन्स इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो ये जो आपके पास में दूसरी बार जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, जब वॉल्यूम आपके पास में सॉल्यूशन ml में है तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपके पास में सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो लीटर में है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर हम यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की बात करें, तो पहले क्या है, मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर में। तो हम इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर। और क्या हो सकती है, और हम इसको मोलर बोलते हैं, एम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होती है, मोलरिटी होती है। मोलरिटी क्या होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो मोलरिटी के बारे में इतना ही है। इसके बाद में आपको अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपको देखने हैं जिसमें अलग अलग कंसेप्ट आपके सामने हो। यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद में लास्ट में हम एक काम करेंगे, जब हमारे मोल कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में पूरे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो मेंस में, जेई मेंस में या एडवांस में या फिर नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं उनका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर देना। ठीक है, एक बार देख लो आप। चलो 5 ग्राम ऑफ NaOH। देखो जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो क्वेश्चन को साथ साथ में लिखते जाया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन इतना लेंदी होता है कि हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं और लास्ट तक पहुंचते स्टार्टिंग में हमें क्या बताया गया उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, और बाद में लास्ट में यही होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और आंसर आने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, तो ध्यान रखना इसका। देखो 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन वाटर एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 250 ml 250 ml। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, किसका, वेट ऑफ NaOH कितना दे रखा है, 5 ग्राम। अब आपको ये पता है कि NaOH को घोला गया है किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml में। आपको जो सॉल्यूशन बनाया टोटल का टोटल, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोला गया उसके बाद में जो सॉल्यूशन बना है वो कितना है, 250 ml है। अब इसमें आपको ये पता चल गया कि 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व हुआ है, दैट मींस ये सॉल्यूट का काम कर रहा है NaOH। और हमें जब मोलरिटी निकालते हैं तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट का वेट दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मोलर मास निकाल लें सॉल्यूट का। तो मोलर मास क्या होगा भाई, मोलर मास ऑफ NaOH ये कितना हो जाएगा, सोडियम का 23 है प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 है। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, ये 40 हो गया, 40 ग्राम पर मोल। अब देखना मोलर मास आ गया, वॉल्यूम दे रखी है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम दे रखी है वो कितनी है, 250 ml। ठीक है, चलो मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसी को वहीं से सीधा याद यहाँ पे यूज करेंगे हम। मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट के मोल्स कितने हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे मोलर मास तो निकाल लिया, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं NaOH। NaOH के मोल्स कितने हुए, वेट बाई सॉरी मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास। मास कितना है आपका 5 ग्राम है, अपॉन मोलर मास कितना है 40 है, तो 5/40 आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे मोल आ गया। सॉरी इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पे, ये आपके पास में मोल्स आ गए। अब देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 5/40 अपॉन में क्या आता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितनी है 250, लेकिन ये ml में है, और ml में होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000। जब इसकी कंप्लीट आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.50। मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, आप खुद निकाल सकते हो। तो 0.50 मोलर, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ ए 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको मोलरिटी दे रखी है, ठीक है, और जो सोल्यूट है
उसका वेट कितना है ये पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी, मोलरिटी ऑफ HCl दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, अब देखो 2 मोलर HCl है यहाँ पे, 2 मोलर HCl। 2 मोलर HCl का मतलब क्या होता है कि 2 मोल HCl आपके पास में प्रेजेंट है। 2 मोल HCl आगे पूरा लिख देते हैं, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही बात होती है इसका मतलब, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास में 2 मोल HCl डिसॉल्व्ड है। ये आपको मोलरिटी दे रखी है और 250 ml में पूछ लिया गया, तो 250 ml में कितने मोल प्रेजेंट हो गए ये सबसे पहले हमें निकालना है। भाई 1 लीटर में या फिर 1000 ml में तो कितना 2 मोल प्रेजेंट है, लेकिन यही हमें अगर 250 ml में निकालना हो तो कितने मोल प्रेजेंट हो गए। अगर वो मोल हमारे पास में आ गया तो उसके बाद में उसका वेट निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं। मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इज इक्वल टू होगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इससे क्या आपके पास में मोल्स आ जाएंगे। देखो हम पहले फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था। तो इसी को हमने थोड़ा सा चेंज किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, इससे हमारे पास में क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो मोल ऑफ क्या है आपके पास में, मोल ऑफ HCl इज इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे आपके पास, मोलरिटी कितनी है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 ml है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 0.250 लीटर, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 0.250 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 0.50 मोल। 0.50 क्या हो गया, मोल हो गया। यानी हमारे पास में ये तो आ गया कि 250 ml में कितने मोल प्रेजेंट हो गए अगर 2 मोलर दे रखा है, यानी 1000 मोल में 1000 ml में 1000 ml सॉल्यूशन में 2 मोल HCl प्रेजेंट है, तो 250 ml में कितने प्रेजेंट होंगे, इतने मोल प्रेजेंट होंगे। अब मोल आ गए, मोलर मास निकालो। मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है, देखो H का 1 हो गया प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इज इक्वल्स टू 36.5 ग्राम पर मोल। ये आपके पास में मोलर मास है, मोल आपके पास में, तो क्या आप आराम से वेट निकाल सकते हो। चलो ठीक है, हम लिखते हैं मास ऑफ HCl, और मास निकालने के लिए क्या होता है मोल्स इनटू मोलर मास। लिखो मोल कितने हैं 0.50 इंटू मोलर मास कितना है 36.5। इससे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, आधा हो रहा है लगभग लगभग, देखो 0.55 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लगभग लगभग आधा हो रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 18.25 ग्राम। ये क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर कौन सा आ गया आपका, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया, हमें मोलरिटी दे दी गई और मोल्स निकालने पड़े पहले सोल्यूट के, और सोल्यूट के मोल्स निकालते ही हमें आगे क्या निकालना है, उससे उसका वेट निकालना पड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मोलिलिटी। तो मोलिलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। देखो मोलिलिटी की जब बात हो रही थी तो वहां पे हमने क्या देखा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थी लीटर, वॉल्यूम की बात कर रहे थे और वो भी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट के मास की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलिलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर सेम रहेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भी ध्यान रखना है किलोग्राम में ही होना चाहिए, ग्राम में होगा तो वापस से वही कंडीशन करेंगे जैसे पिछली बार हमने किया था, जब ml में आया था तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई किया था। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास में ये हो गया, और सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, अगर हमें ग्राम में दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, अब देखो यहाँ पे काम आएगा, अगर आपको सॉल्यूशन का मास दे रखा है, सॉल्यूशन का अगर मास दे रखा है तो उसमें से सोल्यूट का मास निकाल दो,
तो आपके पास में सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। जो स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उससे आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोल्स क्या हो गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1000 से। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके यहाँ पे भी काम आएंगे। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए। इसके साथ में यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, मोल तो सेम रहेगी, उसमें क्या आ रहा था, लीटर आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल अपॉन केजी आ जाएगा। ठीक है, मोल्स पर केजी। और क्या हो सकता है, इसको हम स्मॉल एम से बताते हैं, या मोलल बोल सकते हैं इसको, मोलल। पहले वाले में मोलर बोल रहे थे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम उस पीछे वाले की बात करते हैं, ये रहा मोलरिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, और अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ते ही मोलरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, अगर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो मोलरिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लिख देते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब देखो एक क्वेश्चन आया है, 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको मोलरिटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है जो मोलर मास है ऑफ NaCl वो कितना होता है, तो हो जाएगा 23, और Cl का कितना होता है 35.5, तो ये 5 हो गया, 58.5 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया, आपके पास में मोलर मास हो गया NaCl का। ठीक है भाई, दूसरी चीज हमें दे रखा है कि वाटर में डिजोल्व है 180 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, यानी हमें सॉल्वेंट का मास दे रखा है। हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना है आपके पास में 180 ग्राम। मोलरिटी निकालो, तो स्मॉल m से बताते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स कितने होते हैं, मोलर मास दे रखा है और वेट दे रखा है, तो देखो मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होता है, मास कितना है 20 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना है 58.5। बताओ कितने मोल्स आए, चलो इसको यहीं तक रख लेते हैं, मोल आपके पास में आ गए, कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो मोल्स आ गए, मोलरिटी निकालो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 20 अपॉन 58.5, ये तो आपके मोल्स हो गए। अपॉन में क्या आता है आपके पास में, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180, लेकिन ये ग्राम में, हमें किस में रखना है इसको, केजी में रखना है, और केजी में रखने के लिए हमने बोला था, अभी हमने देखा था 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में आएगी लगभग 0.95, फर्स्ट 0.95 मोलल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। एक बार देख लो आप, सॉरी ये देखना एक बार 1.90 होगा, सॉरी इसको आप एक बार चेंज कर लेना 1.90, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने इसको देखा है, 1.90 मोलर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोलरिटी देख ली, उसके बाद में मोलरिटी देख ली। अब लास्ट एक बार वो देख लेते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ का आप यहाँ पे देख लो, नॉर्मली मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सोल्यूट का मास लिया है, इतनी देर हम मोल्स की बात कर रहे थे, ऊपर हमने क्या रख रखा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था, या फिर हमने क्या लिया था, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया था, लेकिन ऊपर वाला चेंज नहीं हुआ था। इस बार हमने क्या किया, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह क्या क्या ले लिया, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो देखो इसको
एस से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये किसमें है, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये ml में होगी तो वही 1000 से मल्टीप्लाई करना आपको। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो ये तो फॉर्मूला हो गया आपके पास में स्ट्रेंथ का, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। देखो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास, यही होता है, मोल इनटू मोलर मास। जब मोल निकालते हैं तो मास बाय मोलर मास होता है, और यहां पे हमने मास को निकालना हो अगर, तो मोल से मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, मोलर मास को। इसको एक बार यहां पे लिखते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट की जगह लिखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू, इनटू में क्या आ जाएगा, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में है। मुझे ये बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या मोलरिटी होती है, तो बिल्कुल होती है। तो हम और क्या एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एक फॉर्मूला आपके पास में ये भी आ जाता है। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने मोलरिटी के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद में मोलरिटी, उसके बाद मोलिनिटी, और लास्ट में हमने स्ट्रेंथ देखी। स्ट्रेंथ के साथ में हमने स्ट्रेंथ का मोलरिटी के साथ में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में यहाँ पे बात की। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके जस्ट मोलरिटी जैसे होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं। आई थिंक क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें परसेंटेज W/V, W/W, परसेंटेज V/V के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है और पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।